दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित टीजीटी पीजीटी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है टीजीटी नागरिक शास्त्र 2004 का प्रश्न पत्र, जिसमें हम नागरिक शास्त्र के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए और जो प्रश्न कठिन हो उनको अलग से नोट कर लीजिए ताकि परीक्षा के समय आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो यूपी टीजीटी एग्जाम 2004 का नागरिक शास्त्र का प्रश्न पत्र। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत एक गणतंत्र राज्य कब बना था? तो भारत गणतंत्र राज्य 1950 में बना था। आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र राज्य बना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं। तो कुछ आपके पास ऑप्शन हैं, रक्त संबंध, धर्म, युद्ध, राजनीतिक चेतना। तो ये राज्य के उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व, इसमें ऑप्शन 1 सही है। राज्य की उत्पत्ति का जो ऐतिहासिक सिद्धांत है वो मानता है कि राज्य का विकास किसी एक तत्व से नहीं हुआ है, बल्कि इसमें रक्त संबंध, धर्म और सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता ने एक संगठन को जन्म दिया और इससे ही राज्य का विकास हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वक्तव्य राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है? दोस्तों मार्क्सवादी सिद्धांत का ये मानना है कि राज्य की उत्पत्ति जो है वो उत्पादन के शोषण परक संबंधों के रक्षा के लिए हुई है। तो सही उत्तर है ऑप्शन 3। इसमें राज्य के उत्पत्ति का जो मार्क्सवादी सिद्धांत है वो ये मानता है कि शुरू से ही समाज में दो वर्ग रहे हैं और जो धनी वर्ग है या मजबूत वर्ग है वो गरीब वर्ग पर अपना शासन करता है और राज्य की उत्पत्ति जो उत्पादन के साधन हैं, शोषण परक संबंध है, इन्हीं की रक्षा के लिए हुई है। अगला प्रश्न है, विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर किसने किया है? ऑप्शन है आपके जॉन लॉक, जॉन ऑस्टिन, ए.बी. डायसी और हेराल्ड जे लास्की। तो सही उत्तर है दोस्तों ए.बी. डायसी। डायसी ने विधिक स्वतंत्रता, विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर कहा है। उसका कहना है कि राज्य के अंतर्गत जो कानूनों का निर्माण करने और उनका पालन कराने की सर्वोच्च शक्ति जिसके पास होती है उसे वैधानिक संप्रभु कहा जाता है, और जिस संप्रभुता को वकील लोग मानते हैं उसके पीछे एक दूसरा संप्रभु रहता है और इस संप्रभु के सामने वैधानिक संप्रभु को सिर झुकाना पड़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक संविदा का सिद्धांत का मुख्य रूप से कार्य करने का क्या प्रयत्न करता है? तो सामाजिक संविदा का सिद्धांत का मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयास करता है कि राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना। उदारवादी परंपरा में राज्य की उत्पत्ति जो है उसकी प्रकृति के दो सिद्धांत प्रचलित हैं। एक तो सामाजिक समझौता सिद्धांत है और दूसरा ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत। सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत के अनुसार राज्य दैविक नहीं है बल्कि मानवीय संस्था है जिसका निर्माण प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले व्यक्तियों ने किया है। अगला प्रश्न है, कौन सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबद्ध नहीं है? ऑप्शन है आपके ऑस्टिन, लॉक, जे.एस. मिल और मार्क्स। तो इन विचारकों में से कौन सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबंधित है? तो आप जानते हैं कि हाब्स, लॉक और रूसो सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित हैं और ऑस्टिन, मिल और मार्क्स ये सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित विचारक हैं जॉन लॉक। अगला प्रश्न है, परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि जो ऑप्शन है आपके दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि राज्य, यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में आड़े आता है, यह जनतंत्र विरोधी है और यह राज्य जन सेवा का नियम है। तो दोस्तों परंपरागत संप्रभुता जो है उसका विचार जो है बहुलवादी विरोध करते हैं, क्योंकि बहुलवादियों का मानना है कि दूसरे संगठन भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितना कि राज्य। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि संविधान परम संप्रभु है तो तात्कालिक संप्रभुता आरोपित है। ऑप्शन है आपके राष्ट्र में, निर्वाचक गण में, विधि निर्माता निकाय में और शासक दल में। तो सही उत्तर है दोस्तों, यदि संविधान परम संप्रभु होता है तो तात्कालिक संप्रभुता विधि निर्माता निकाय में निहित होती है।
अगला प्रश्न है, राज्य के स्वरूप के बारे में कौन सा सही है? राज्य अपने में एक साध्य है, राज्य साध्य का एक साधन है, राज्य साधन और साध्य दोनों है, और राज्य न तो साधन है और न साध्य। तो दोनों दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, राज्य साधन और साध्य दोनों है। राजनीतिक विचारधाराओं से संबंधित प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित विचारकों में कौन सा युग्म वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापकों का माना जाता है? देखिए, चार्ल्स फूरियर और सेंट साइमन ये तो कल्पना लोकी समाजवादी हैं। सिडनी बेब और बिट्रियस बेब ये भी समाजवादी जो वैज्ञानिक समाजवादी नहीं हैं। मार्क्स और एंजिल्स ये वैज्ञानिक समाजवादी हैं, और सही उत्तर यही हो जाएगा कि जो मार्क्स और एंगेल्स विचारक हैं ये वैज्ञानिक समाजवाद से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, फांसीवाद ने राज्य को क्या माना है? ऑप्शन है आपके, एक आवश्यक बुराई, वर्ग विरोध की असमादेयता का परिणाम और अभिव्यक्ति, व्यक्तियों पर एक निरंकुश शक्ति, और परिवार और गांव का एक ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर होना है। तो फांसीवाद राज्य को व्यक्तियों पर एक निरंकुश शक्ति मानता है, और इसका मानना ये है कि दोस्तों राष्ट्र राज्य का आराध्य देव के रूप में प्रतिष्ठित कर व्यक्ति का सर्वस्व उसके चरणों में अर्पित कर दिया जाना चाहिए। फांसीवाद जो है उसका नारा है, एक राष्ट्र, एक दल और एक नेता। अगला प्रश्न है, फांसीवादियों के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप किसके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है? तो ये है अभिजात वर्ग। सही उत्तर है अभिजात वर्ग। यानी फांसीवाद ये मानता है कि तानाशाही पूर्ण शासन जो है वो इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में 1922 में स्थापित हुई, और यह सर्वाधिकारीवादी राज्य का सिद्धांत है। फांसीवाद संकट में फंसे पूंजीवादी वर्ग की विचारधारा है, इसलिए फांसीवादियों के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप अभिजात्य वर्ग द्वारा चलाई जाने वाली सरकार है। अगला प्रश्न है, किसने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया है कि यह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है? तो सही उत्तर है दोस्तों एल्फ्रेड रोक्को। एल्फ्रेड रोक्को ने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया है कि समाजवाद जो है वो, जो फांसीवाद है, समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन है आपके लॉर्ड एक्टन, टी.एच. ग्रीन, एच.जे. लास्की और अर्नेस्ट बार्कर। तो सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड एक्टन का कथन है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, और स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे की विरोधी मानने वाले विचारकों में लॉर्ड एक्टन, डी टाकविले, फ्रीडमैन और मिचेल्स का स्थान है। अगला प्रश्न है, समाज में समानता का निहितार्थ किसका अभाव है? तो सही उत्तर है विशेषाधिकार। दोस्तों जिस समाज में समानता होती है वहाँ पर विशेषाधिकार नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी क्या है? तो दोस्तों राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी लोकतंत्र में दी जा सकती है। ऑप्शन है आपके लोकतंत्र, तानाशाही, अल्पतंत्र और अभिजात तंत्र। तो ये देखा जाए तो राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी लोकतंत्र में दी जाती है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता इसके अलावा और कुछ नहीं है कि उस इच्छा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित हो। निम्नलिखित में से कौन सा वाद इस बात को व्यक्त करता है? इसमें ऑप्शन है आपके उदारवाद, समाजवाद, बहुलवाद और फांसीवाद। सही उत्तर है दोस्तों उदारवाद। स्वतंत्रता की जो संकल्पना है वो उदारवाद के मूल में है, और उदारवाद के अंतर्गत जो सिद्धांत नकारात्मक स्वतंत्रता पर बल देते हैं और हस्तक्षेप की नीति को उचित ठहराते हैं उन्हें स्वेच्छातंत्रवाद की संज्ञा दी जाती है। और उदारवादी विचारधारा ये मानती है कि व्यक्ति की इच्छा और विनम्र व्यक्तियों के जो अंतःकरण है उनकी स्वतंत्रता ये उदारवाद के मूल में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तीन ऐसे हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं, वह चौथा कौन सा है जो इन तीनों से अलग है? ऑप्शन है आपके उदारवाद, बहुलवाद, व्यक्तिवाद और समाजवाद। तो दोस्तों इसमें समाजवाद जो है अन्य तीनों से अलग है, क्योंकि समाजवादी राज्य को महत्वपूर्ण मानते हुए उसके कार्य क्षेत्र को विस्तृत करना चाहते हैं, जबकि उदारवाद, बहुलवाद और व्यक्तिवाद में ऐसा नहीं है। अगला प्रश्न है, जनतंत्री समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद एक दूसरे से इस आधार पर अलग हैं कि वे जोर देते हैं सामाजिक समानता पर, आर्थिक समानता पर, राजनीतिक समानता पर और व्यक्ति स्वतंत्रता पर।
दोस्तों, जनतंत्री समाजवाद व्यक्ति स्वतंत्रता पर बल देता है और इसी आधार पर जनतंत्री समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद एक दूसरे से अलग हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उदारवाद का मौलिक सिद्धांत क्या है? तो उदारवाद का मौलिक सिद्धांत व्यक्तिक स्वतंत्रता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए, सूची 1 से मैं राज्य हूँ, आई एम द स्टेट, ये किसका कथन है? ये मैं राज्य हूँ, ये लुई 14वां का कथन है। इसके अलावा देखिए, राज्य व्यक्ति से पहले है, राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है, यह कथन अरस्तु का है, क्योंकि राज्य पूर्ण है और व्यक्ति उसका अंग है, इसलिए अरस्तु ने राज्य को व्यक्ति का पुरोगामी माना है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये हीगल का कथन है। और राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, ये प्लेटो का कथन है। तो सही उत्तर आप इस कूट से मिला सकते हैं। किसने इस विचार को व्यक्त किया है दोस्तों कि समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है? तो सही उत्तर है अरस्तु। दोस्तों, अरस्तु जो है वो मनुष्य की प्रकृति से ही वो मानता है कि प्रकृति ने ही मनुष्य में भेद किया है, इसलिए समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता वह सब करने और आनंद लेने की सकारात्मक शक्ति या क्षमता है जो करने या आनंद लेने योग्य है। स्वतंत्रता का यह विचार किसका है? तो ये T.H. ग्रीन का विचार है, थॉमस हिल ग्रीन। उसका मानना है कि स्वतंत्रता उन कार्यों को करने और उपयोग करने की शक्ति है जो कार्य करने और उपभोग करने के योग्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक विचारशील व्यक्ति की नीति भ्रष्ट प्राणी है। एक विचारशील व्यक्ति नीति भ्रष्ट प्राणी है, मनुष्य के विषय में यह विचार किसने प्रतिपादित किया है? तो दोस्तों, ऑप्शन है आपके हाब्स, वाइको, हैरडर और रूसो। तो रूसो का मानना है कि दुनिया में पाया जाने वाला पाप, भ्रष्टाचार और दुष्टता मनुष्य की जन्मजात दुष्टता का परिणाम नहीं है, बल्कि वे पूर्ण रूप से विकृत सामाजिक संस्थाओं की उत्पत्ति है। इसलिए वो कहता है कि जब मनुष्य समझदार हो जाता है तो वो नीति भ्रष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने एक यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा के बीच अंतर बताया है? तो ये है रूसो। रूसो ने सामान्य इच्छा का वर्णन करने में यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा में अंतर बताया है। राज्य व्यक्ति से पहले है, राज्य व्यक्ति से पहले या राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है, ये कथन आपने अभी पढ़ा था मिलान वाले क्वेश्चन में, ये अरस्तु का कथन है। अरस्तु के अनुसार राज्य एक समग्रता है, यानी राज्य पूर्ण है और व्यक्ति उसका अंग है, इसलिए राज्य जो है वैचारिक रूप से देखा जाए तो वो व्यक्ति से पहले आता है। हाब्स के अनुसार सही क्या है? तो ऑप्शन है आपके, राज्य में व्यक्ति के सब प्राकृतिक अधिकार हैं, राज्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता और उनके संपत्ति से संबंधित अधिकार हैं, अनुबंध के बाद व्यक्तियों को मार देने का अधिकार बना रहता है, और राज्य की स्थापना करने में व्यक्ति किन्हीं भी अधिकारों का समर्पण नहीं करते हैं। तो इसमें सही उत्तर है दोस्तों, राज्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता और उनके संपत्ति से संबंधित अधिकार सुरक्षित रहते हैं। इसमें हाब्स का मानना है कि सभी मानव अपने सभी अधिकारों को लेवायथन या मानव देव को समर्पित तो कर देते हैं, लेकिन उनके जीवन और आत्मरक्षा के अधिकार सुरक्षित रहते हैं। अगला प्रश्न है, समानता के उदारवादी विचार से निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता अनुरूप नहीं है? इसमें है सही उत्तर दोस्तों, आर्थिक समानता। समानता के उदारवादी विचार में ये देखा जाए तो ये आर्थिक समानता के अनुरूप नहीं है। T.H. ग्रीन ने स्वतंत्रता को क्या माना है? तो ऑप्शन है आपके, नियंत्रण का अभाव, कुछ भी करने की छूट, विधि का अभाव और करने योग्य कार्य करने की क्षमता। दोनों दोस्तों, T.H. ग्रीन का मानना है कि करने योग्य कार्य करने की क्षमता जो है वही स्वतंत्रता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दो के राजनीतिक दर्शन में यह मत व्यक्त किया गया है कि समितियां राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं? तो ऑप्शन है आपके, बोदा, हाब्स, रूसो और ऑस्टिन। तो सही उत्तर है दोस्तों, हाब्स और रूसो। हाब्स और रूसो का मानना है कि जो समितियां हैं वो राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं। अगला प्रश्न है, कौटिल्य विरचित अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो दोस्तों, कौटिल्य द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र है वो अर्थशास्त्र का ग्रंथ नहीं बल्कि राजनीति विज्ञान का ग्रंथ है, इसलिए सही उत्तर है कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो राजनीति शास्त्र का ग्रंथ है।
अगला प्रश्न है बहुत ही आसान, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? आप जानते हैं राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो लेकिन आप जानिए कि सही उत्तर इसका है महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था और जो है ये देखिए इसमें ब्रिटिश सरकार पर संवैधानिक सुधार हेतु दबाव डालना, भारत में एक पूर्ण उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार का गठन करना और भारत को औपनिवेशिक राज्य बनाना, ये सब देखा जाए तो सभी विकल्प उनके मांगों में समाहित था। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत दोस्तों भारत की जनता है। यहाँ पर ऑप्शन मतदाता है, तो सही उत्तर है भारत में राजनीतिक शक्ति का मूल स्रोत भारत की जनता है। अगला प्रश्न है किन सिद्धांतों के आधार पर भारत में संसदीय प्रणाली वाली सरकार कार्य करती है? नाम मात्र का कार्यकारी अथवा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति की उच्च सदन की अध्यक्षता, मंत्रिपरिषद में वास्तविक कार्यकारी अधिकारों का होना और कार्यकारिणी का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायित्व। तो दोस्तों इसमें जो उत्तर हैं सही उत्तर है ये है, देखिए इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा ख, ग और घ। इसमें देखिए उपराष्ट्रपति उच्च सदन की अध्यक्षता करता है, मंत्रिपरिषद में वास्तविक कार्यकारी अधिकार होते हैं और जो कार्यपालिका होती है वो लोकसभा के प्रति या निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित सरकारों की व्यवस्थाओं में दोहरा शासन किसका आवश्यक लक्षण है? तो दोहरा शासन जो है वो संघीय व्यवस्था का लक्षण है। इसमें एक संघ स्तर पर सरकार होती है और दूसरी राज्य स्तर पर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? संशोधन की बहुल प्रक्रियाएं, राज्यों को संशोधन के पहल करने का अधिकार नहीं है, कुछ संशोधन केवल राज्य विधानमंडलों द्वारा ही पारित किए जा सकते हैं और संविधान संशोधन संबंधी विवादों के समाधान के लिए संसद के सदनों की संयुक्त बैठकें होती हैं। तो दोस्तों इसमें क और ख ये दोनों सही हैं। तो भारत में संशोधन की बहुत सी प्रक्रियाएं हैं और राज्यों को संशोधन की पहल करने का अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं विधि के शासन वाक्यांश में प्रयुक्त विधि पद का अभिप्राय क्या है? तो दोस्तों ये विधि के शासन में विधि पद का अभिप्राय होता है मानव स्थापित विधि, प्राकृतिक विधि, संविधान के अभिशमय और सामान्य विधि। तो सही उत्तर है आपका मानव स्थापित विधि। किस संविधान द्वारा भारतीय संविधान की भूमिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? तो याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य का नीति निदेशक तत्व है? तो दोस्तों सही उत्तर है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और उनका संवर्धन करने का प्रयास करना ये नीति निदेशक तत्वों में शामिल है। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट जारी कौन कर सकता है? तो दोस्तों मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही रिट जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 के अनुसार जो है वो उच्चतम न्यायालय को रिट जारी कर सकने का अधिकार है और अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय को वही अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में सम्मिलित मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अगला प्रश्न है मूल भारतीय संविधान में शामिल भारत के नीति निदेशक तत्वों की संख्या कितनी थी? तो ये 14 थी, लेकिन वर्तमान में मूल जो संविधान है उसमें नीति निदेशक तत्वों की संख्या 11 है। अगला प्रश्न देखते हैं संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है और कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। इस बैठक को बुलाने का आह्वान राष्ट्रपति करता है, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति जिस निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं वह मिलकर बनता है। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति जिस निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं वो संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है। इसमें मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करना पड़ता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है।
अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण कौन समिति है? तो ये है दोस्तों लोक लेखा समिति यानी पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये संसदीय समितियों में सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। और ये समिति जो लोक व्यय या जो सरकारी खर्च है उस पर संसदीय नियंत्रण करने का प्रभावी कार्य करती है। अगला प्रश्न है, संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो दोस्तों कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व जो है ये संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। अगला प्रश्न है, भारत का उच्चतम न्यायालय किस मुकदमे में ये कहा कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मूल अधिकारों के सिद्धांत को नहीं बदला जा सकता? तो सही उत्तर है दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में जो 13 सदस्यीय खंडपीठ ने निर्णय दिया कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन गोलकनाथवाद में इसमें यह निर्णय दिया गया कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन की कोई शक्ति नहीं है। अगला प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व अपना पद छोड़ना चाहें तो वो किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र लिखेंगे? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का रिक्त पद अवश्य भर दिया जाना चाहिए तो कितने माह के भीतर? दोस्तों राष्ट्रपति का पद जो है रिक्त पद हो तो उसे 6 माह के भीतर अवश्य ही भर दिया जाना चाहिए। और उसके अलावा 6 माह के पहले से ही ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है क्योंकि राज्य अंतराल न आने पाए। अगला प्रश्न है, कितने वर्ष की आयु में कोई भारतीय नागरिक भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? तो सही उत्तर है दोस्तों 25 वर्ष की न्यूनतम आयु। 25 वर्ष जो है लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु जो होती है उसी उम्र में कोई व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व क्या है? दोस्तों केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है, यानी संपूर्ण निम्न सदन के प्रति या संसद के प्रति केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व होता है। अगला प्रश्न है, राज्य में जिला न्यायाधीश को जो निम्न में से कौन नियुक्त करता है? तो दोस्तों राज्य में जो जिला न्यायाधीश होता है उसको राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है। सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, ये कथन किसका है? तो ऑप्शन है आपके दोस्तों हीगल, रूसो, लाक और हाब्स। हाब्स का मानना है कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। अगला प्रश्न है, मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान कहाँ किया गया? तो दोस्तों जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1958 में मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न है, पंचायती राज सम्मिलित है? तो दोस्तों पंचायती राज राज्य सूची में शामिल है। अगला प्रश्न है, उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण क्या है? उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण ये है कि यह सभी व्यक्तियों के मतों को समान मानता है और कोई भी व्यक्ति ऊंचा नीचा या मत के मामले में असमान नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आनुपातिक समानता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो अरस्तु द्वारा आनुपातिक समानता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। और अरस्तु का मानना है कि राज्य की ओर से अपने पदों, उपाधियों और पुरस्कारों का वितरण नागरिकों की योग्यता और उनके गुण के अनुपात में किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, जिन्हें हम सभी सही तौर पर अधिकार कहते हैं ये वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएं हैं। ये कथन किसका है? दोस्तों ये कथन बेंथम का है। बेंथम कहता है कि अधिकार कानून की उपज है और अगर कानून नहीं होंगे तो अधिकार भी नहीं होंगे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ कब स्थापित हुआ था? याद रखिएगा, ये याद रखने वाला तथ्य है 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। पुरुष के लिए युद्ध नहीं है जो स्त्री के लिए मातृत्व है। पुरुष के लिए युद्ध का स्थान वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व का। यह कथन किसका है? दोस्तों मुसोलिनी का कथन है कि पुरुष के लिए युद्ध का वही स्थान है जो स्त्री के लिए मातृत्व का। अगला प्रश्न, और इस जो वीडियो है ये नागरिक शास्त्र 2004 टीजीटी का प्रश्न पत्र है। इसका आखिरी प्रश्न देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। तो सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा
आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था। तो ये था आज का वीडियो। दोस्तों, इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो थोड़े नए और टिपिकल हैं, आप उनको अलग से नोट कर लीजिएगा ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। और वैसे देखा जाए तो इस प्रश्न पत्र में कई प्रश्न बहुत आसान थे, लेकिन आपकी जो प्रियॉरिटी ये होनी चाहिए कि आसान प्रश्न कभी भी गलत न होने पाएँ, तभी आप आसानी से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।